discussed about that how the consumers are evaluating the retailer, यानी consumer retailer को कैसे evaluate करते हैं, कैसे वो store में visit करते हैं, how they are visiting in the store, how they are evaluating the retailers. तो first point है that is convenience location. Like for example, if you have to purchase 1 packet of salt, you don't need to go to the factory or something, दूर जाओगे नहीं, you want to get it nearby your location. So आपके लिए लोकेशन कितना कन्वीनियंस है जहां आप इजिली रीचेबल हो, यानी कि आप वहां जा सको और इवन वहां से कन्वीनियंस की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हो. मान लो कि कोई आउटस्कर्ट में रिटेल स्टोर है और आप जैसे ही वहां पर पहुंचे उसके बाद आपको कन्वीनियंस यानी ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, वो कन्वीनियंस लोकेशन होगा? जब आप वहां पर पहुंचने के बाद आप वापस नहीं आ पा रहे हो, आपको दिक्कत हो रहा है सामान को लेकर आने में, ऑल द थिंग्स हैपनिंग, then definitely that is known as the inconvenience. So location convenience होना चाहिए जहां पर customer easily reach कर पाए, पहुंच पाए. First reason. The second one is parking space. Nowadays everyone जो भी grocery items जैसे बिग बाजार से मैंने खरीद लिया बहुत सारा, अब उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए लेकर आना very much difficult. So nowadays people are using their own private convenience, own vehicle, right? So अगर पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं होगा आपके स्टोर के पास तो डेफिनेटली आप वहां पर जाकर के सामान को बहुत सारा परचेज नहीं कर सकते, है ना? सो पार्किंग स्पेस भी कंज्यूमर आजकल की देखते हैं कि रिटेल स्टोर में पार्किंग स्पेस आर प्रेजेंट और नॉट. ज्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर, हाइपर मार्केट एंड सुपर मार्केट्स में पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल होते हैं. ठीक है. Third point is displaying the merchandising, like how you are displaying your product, how you are showing your product. For example, the Bata, they have exclusive store. बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं स्टोर को, अच्छे से हाँ डिस्प्ले बहुत बेटर तरीके से करते हैं. क्लासिफिकेशन होता है, जैसे एक तरफ शूज है तो पूरा एक तरफ शूज है, एक तरफ हाँ स्पोर्ट्स शूज का अलग, लोफर्स का अलग, फिर आपके हाँ चिल्ड्रंस के लिए अलग, बैग का अलग. तो एक तरीके से जो मर्केंडाइज है बहुत सिस्टमैटिक वे में डिस्प्ले किया हुआ है. अगर सिस्टमैटिक तरीके से आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले रहेगा तो आपके लिए खरीदना क्या होगा? इजी होगा, प्रोडक्ट को आप इजीली खरीद सकते हो, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट इज कन्वीनियंट लोकेशन, सेकंड वन इज पार्किंग स्पेस, थर्ड वन इज डिस्प्ले मर्केंडाइजिंग. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इमेज ऑफ रिटेल स्टोर, लाइक फ्रॉम वेयर यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट, व्हाट इज द ब्रांड आइडेंटिटी, व्हाट इज द ब्रांड इक्विटी ऑफ दैट रिटेल स्टोर. एग्जाम्पल में बिग बाजार हमारे दिमाग में था, अच्छा रिटेल स्टोर है, सस्ता है, EDLP है, सस्ता डिस्काउंटेड रेट में. विशाल मार्ट अच्छा स्टोर. ठीक है. बिकॉज द अवेलेबिलिटी, आप जिस लोकेशन में रहते हो वहां पर कौन कौन से रिटेल स्टोर अवेलेबल है उस हिसाब से आप एनालाइज करोगे रिटेल स्टोर की आइडेंटिटी को. जैसे अवेलेबल होंगे जितने रिटेल स्टोर उस हिसाब से आप एनालाइज करोगे कि सारा सामान खरीदना ग्रोसरी आइटम बिग बाजार चलता है. ट्रू. Next point is quality of service. Nowadays the people don't want to purchase the product but they want the quality of service as well. That how the marketers are behaving with you, how sales executive are behaving with you. ठीक है. What is the way of talking, how they are handling your complaint, how they are providing you product. So all the things matters if you are purchasing the product from the organized retail sector. True. So in short we can say that in the case of quality of service, if the service quality is good, definitely the people are going to visit your store again and again. Right? यहाँ तक समझ में सबको आया? Next one is quality sales return policy. Like if you are purchasing the product from one store and the return policy is not there, मतलब return policy वहाँ पर store में है ही नहीं. You want to purchase the product or not? If there is no return policy, like example that is mainly happen in the unorganized sector. Once you will purchase the product, they are never going to return that product. और sometime it has happened with the discounted product. Discounted product रहते हैं तो उसमें कभी return policy नहीं होता है. तो ऐसे प्रोडक्ट को बहुत देखकर और सोच समझ के लेना चाहिए. लेकिन बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं. जहां पर भी आपको प्रोडक्ट में रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, वहां पर हम सर्विस को या फिर बोल सकते हैं उस रिटेल स्टोर को बेटर नहीं मानेंगे. सो रिटर्न पॉलिसी, आपका सेल्स रिटर्न पॉलिसी क्या है वो भी बहुत मैटर करता है. उस बेसिस पर भी इवेल्युएट करेगा कौन? रिटेलर, ये कंज्यूमर रिटेल को. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स स्टाफ बिहेवियर. सेल्स स्टाफ बिहेवियर, लाइक हु आर डीलिंग विथ यू. लाइक अगर हम मैक्स में जाते हैं वहां पर जो स्टाफ्स होते हैं वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं. लाइक मान लो कि मुस्कान वहां पर, शी वांट टू परचेज वन
कुर्ता। अब वहां पर जाने के बाद इफ शी इज आस्किंग अबाउट कुर्तास कि मुझे ये कुर्ता जो है वो ये साइज में लाकर दीजिए, ये कलर में अवेलेबल है क्या, इफ शी इज गोइंग टू आस्क अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड शी विल गेट द आंसर, मैम प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस. Like this, if someone will speak, definitely she is not going to purchase, even she don't want to visit that place again, right? So how the salesperson are behaving with you, ultimately that is lead to basically purchase the product. मतलब अगर आप कितना भी अच्छा ब्रांड हो, कितना भी ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट परचेज करने के टाइम पे सेल्स पर्सन अगर आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट. ट्रू ट्रू. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये था आपका सेल्स स्टाफ बिहेवियर, जो स्टोर में प्रेजेंट है स्टाफ, उनका बिहेवियर कैसा है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फेयरनेस ऑफ प्राइस, लाइक वट एवर द प्राइस दे आर चार्जिंग फॉर द प्रोडक्ट, दैट इज सुटेबल और नॉट. यानी वो प्रोडक्ट का प्राइस जो वो चार्ज कर रहे हैं वो सही प्राइस है या नहीं है. मतलब वो प्रोडक्ट जो है उसका कॉस्ट जो ले रहे हैं, मान लीजिए अगर ये मार्कर है, खैर ये तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, हर जगह आपको सेम प्राइस में मिलेगा. मान लो ये मार्कर है, अगर इसका कॉस्ट अगर हम लोग 150 रुपए रखेंगे, नो वन इज गोइंग टू परचेज इट बिकॉज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इतना महंगा ये नहीं है. मतलब इसका जो यूटिलिटी है, इसका जो कॉस्ट है और जितना रिसोर्स इस पे लगा है उस हिसाब से इसका कॉस्ट 20 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ट्रू. So what is the price of the product? They are charging the good price or not? They are charging the fair price or not? ऐसा तो नहीं कि आपके लिए वो एक्सपेंसिव प्राइस में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. तो प्रोडक्ट मतलब अफोर्डेबल है या नहीं और प्राइस सही है या नहीं, सुटेबल है या नहीं, ये भी चीज हम चेक करेंगे. नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट, लाइक उस स्टोर में डिस्काउंट कितनी बार अवेलेबल होता है. ब्रांड फैक्ट्री जिसमें हमेशा ही डिस्काउंट अवेलेबल होता है ना, 24/7 लगभग हर टाइम अवेलेबल होता है डिस्काउंट. तो ब्रांड फैक्ट्री में तो बेसिकली जो स्टोर में हम जा रहे हैं वहां पर डिस्काउंट की फैसिलिटीज कैसी है. लाइक ब्रांडेड स्टोर में विजिट कर रहे हैं तो कई बार तो लोग डिस्काउंट के नाम पर ही जाते हैं कि वहां पर सस्ता मिलता है, 20% डिस्काउंट मिलता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट ऑल्सो कंज्यूमर आर गोइंग टू इवैल्यूएट द रिटेलर्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड. ठीक है. यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे क्वालिटी का सेल हो रहा है. ऐसा तो नहीं है कि गए एफएमसीजी किसी स्टोर में, जनरल स्टोर में गए और वहां पर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे दिया. एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे देगा तो क्या खरीदेंगे हम. और कई बार कंज्यूमर चेक भी नहीं करते एक्सपायरी वाला, लेकिन घर पे तो आके चेक करेंगे फाइनली, या वो प्रोडक्ट डैमेज होगा या स्पॉइल्ड होगा. तो ऐसा अगर प्रोडक्ट स्पॉइल्ड मिलता है, जैसे मैं बताती हूँ मेरे घर के पास एक स्टोर है, लाइक दैट लेडी ऑलवेज सेल द प्रोडक्ट, वो हमेशा एक्सपायर्ड होगा. एक्सपायर्ड होने के बाद प्रोडक्ट सेल करना पहली बात तो इलीगल है, गलत है. दूसरी चीज, व्हाई शी इज सेलिंग, बिकॉज द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि मतलब एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है. लेकिन बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन एंड नाउ बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर, नाउ वी आर एबल टू एनालाइज द थिंग्स. सारे लोग लगभग एजुकेटेड होते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर से खरीदेंगे तो ये हमेशा चेक करेंगे, है ना. सो आप कैसा प्रोडक्ट सेल करते हो. अगर उनके यहाँ पर अपना फ्रेश प्रोडक्ट मिल रहा है, रिसेंट अराइवल वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वहां पर आप जाना ज्यादा पसंद करो, है ना. नेक्स्ट वन इज what is the promotional schemes, like how they are promoting their product, what kind of promotional schemes like sales promotion techniques, loyalty programs वगैरह, free samples, ये सब चीजों का स्कीम क्या है वो भी हम देखेंगे. उसके अलावा शॉपिंग एक्सपीरियंस, like what is the ambience, what is the atmosphere of the store, how what experience you got in that store. एक बार जब आप विजिट किया आपने तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. पॉजिटिव एक्सपीरियंस कब रहेगा, जब हर चीज स्मूथली हो. जैसे कि मान लीजिए हम गए, हमने प्रोडक्ट खरीदा, बिलिंग करवाया, बहुत आराम से बिलिंग हो गया, फाइनली हम स्टोर से निकल गए. स्टोर में गए, इतनी भीड़, कोई चीज समझ नहीं आ रहा, कोई चीज मिल नहीं रहा, फिर बिलिंग के पास गए, इतना लंबा लाइन, बहुत एक्सट्रीम लंबा लाइन. कैसा रहेगा शॉपिंग एक्सपीरियंस. हेक्टिक लगेगा, सफोकेशन लगेगा, एंड यू डोंट वांट टू विजिट दैट प्लेस. अरे हमेशा भीड़ रहता है, ऐसा टाइप है ना. तो लाइक योर एक्सपीरियंस विल बी नॉट एज सच गुड, है ना. यू विल नॉट एंजॉयिंग द शॉपिंग. सो इन दैट केस तो बोल सकते हैं शॉपिंग एक्सपीरियंस. एटमॉस्फेयर रिटेल आउटलेट का रिलेटेड होता है आपकी ये सबसे. एटमॉस्फेरिक पढ़ा था ना, रिटेल एटमॉस्फेरिक, लाइक नॉइज, लाइटनिंग, वेदर कैसा है वहां का, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, एम्बियंस, फिर बोल सकते हैं कि वहां पर म्यूजिक वगैरह कैसा है. तो वो सारा चीज वो भी मैटर करता है. स्टोर जैसे बहुत लोग मॉल से शॉपिंग इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ द एम्बियंस ऑफ द मॉल्स आर वेरी गुड, है ना. कंपैरेटिवली टू अदर स्टोर, मॉल्स का बेटर होता है एम्बियंस.
उसके अलावा व्हाट वेराइटीज और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि वो कैसे प्रोडक्ट को सेल करें, कितना वेराइटीज वहाँ अवेलेबल है। अगर बहुत कम वेराइटीज अवेलेबल रहेगा तो वैसे स्टोर में जाने से कोई फायदा नहीं है। स्टॉक की कमी रहेगी तो वैसे स्टोर में जाओगे तो आपको चॉइस ही नहीं मिलेगा करने के लिए। लेकिन वही अगर आप ऐसे स्टोर में जाओगे जहाँ वाइड वेराइटीज है तो वहां पर यू कैन इजिली चूज विद इन द अल्टरनेटिव्स, राइट। So these all are factors which is basically for which is analyzed या evaluated by the consumer, ठीक है। और किसको ये एनालाइज कर रहे हैं, रिटेलर्स को, ऑन दीज बेसिस, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इवोल्यूशन ऑफ रिटेल स्टोर या इवोल्यूशन ऑफ रिटेलिंग, ठीक है। तो what are the factors leading to evolution of retailing? Factors leading to evolution of retail in India. तो how retail sectors basically came in India? ऐसे तो इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी वॉलमार्ट से, जो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, लेकिन इंडिया में इट वाज स्टार्टेड आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट केम इन 1991, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया। जैसे ही एलपीजी आया वैसे ही आपका इकोनॉमी क्या हो गया, लिबरलाइज हो गया, यानी कि टैक्सेस, टैरिफ्स ये सब खत्म हो गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। So because of these reasons basically what happened, the retail sector started coming in India. मतलब इंडिया में दूसरे कंट्रीज के भी रिटेल आउटलेट्स, रिटेल सेक्टर्स जो थे वो आना शुरू हो गए। ट्रू। सो द फर्स्ट रीजन बिहाइंड द रिटेलिंग, इवोल्यूशन ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया, और हम इसको 90s में ही मानते हैं इवोल्यूशन रिटेल का, खास करके ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का। What happened, आकांक्षा? The second point, first point is liberalized economy. Because of this, the inflow of the foreign branded goods inflow होने लगा, foreign direct investment हुआ, नए नए जो कंपनीज उनके फ्रेंचाइजी लेना शुरू हो गए इंडिया में। तो एक तरीके से क्या हुआ, आपका इवोल्यूशन हो गया रिटेल सेक्टर का, ठीक है। तो ये पहला रीजन हो गया लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। हाँ है ना, हल्दीराम है ना इंटरनेशनल, हल्दीराम तो इंटरनेशनल में है, अभी बीका नहीं है, हल्दीराम, उसका बाटा, बहुत सारे हैं इंटरनेशनल में भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चेंजेस इन द कंज्यूमर परसेप्शन एंड द टेस्ट एंड डिमांड, मतलब कंज्यूमर का परसेप्शन बदल गया है, डिमांड उनका इंक्रीज हो गया है, नीड्स बढ़ गए। और ये सब चीजें क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स फैसिलिटीज। तो हाँ, इमर्जिंग ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी द वन ऑफ द पॉइंट, इमर्जिंग ऑफ इंडस्ट्रीज हो सकता है। कंज्यूमर परसेप्शन चेंज हो गया है, कंज्यूमर नीड, एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो गया है, यानी कि अब कंज्यूमर को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सर्विसेज भी चाहिए, प्रोडक्ट की वैल्यू एक तरीके से इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका है, या एंटरप्रेन्योरियल जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एंटरप्रेन्योरियल का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब कि इट्स रिलेटेड विद द like the now the people want to do their own business, है ना, so they want to do their startups, they want to start startups. So this is the reason for evolution of the retail sector in India. उसके अलावा जो भी रिटेल सेक्टर नया ऑर्गेनाइज आता है उसका ज्यादातर देखना चेन भी शुरू हो जाएगा, जैसे एमबीए चाय वाला, फिर चायोस है, फिर आपका कैफे कॉफी डे, ये सब है ना, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज है, आपका कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, कंज्यूमर का फैशन स्टेटमेंट या फिर बोल सकते हैं फैशन टेस्ट बदल चुका है, ज्यादातर अब उनका वेस्टर्न स्टाइल हो गया है, इसीलिए वेस्टर्न रिटेल सेक्टर, वेस्टर्न क्लोथ्स की रिटेल सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे लैकोस्टे हो गया, लिवाइस हो गया, है ना। सो ये हो गया आपका, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। एंड नाउ अ डेज द पीपल डोंट हैव टाइम, लाइक लोगों के पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, तो पीपल वांट टू परचेज एवरीथिंग अंडर वन सिंगल रूफ। तो ये भी एक तरीके से, इसके लिए भी, इसी की वजह से डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। उसके अलावा और भी रीजन है, जैसे इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिटेलिंग। अब इन्वेस्टमेंट रिटेलिंग का इसलिए बढ़ गया, जैसे आपका रिलायंस हो गया, पिरामिल्स हो गया, टाटाज हो गया, बिरलाज हो गया, ये तक भी रिटेलिंग में एंटर कर चुके हैं। रिटेलिंग में रिलायंस का रिटेलिंग, आजियो ई कॉमर्स, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल, ये सारे रिटेलिंग है, ठीक है। सो रिटेलिंग में इन्वेस्टमेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि आपका इवोल्यूशन, आदित्य विजन, ये सब तो रिटेल ही है। उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है, फ्रेंचाइजीज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज भी इजीली अवेलेबल है, ये भी एक रीजन है। उसके अलावा एक और रीजन है, ऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए इंक्रीज हो गया है क्योंकि अब लोगों की जो कंजप्शन और जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई, यानी कंजप्शन इनकम इज इंक्रीज, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया है, तो कंजप्शन भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है,
कंजप्शन ही बढ़ा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया लोगों का, तब इनकम बढ़ेगा तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई ना, तो अब हम लोग ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर से परचेज कर सकते हैं इजिली प्रोडक्ट, है ना, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अब परचेज कर सकते हैं, लग्जरियस आइटम्स परचेज कर सकते हैं, ट्रू। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज कि आपका रूरल मार्केट जो है वो, खैर रूरल मार्केट आज भी अभी सिचुएशन नहीं है वैसा कि जहां पर आपके ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर हो। चौपाल सागर एक था, मैंने जो शायद लास्ट क्लास में बताया था कि चौपाल सागर एक आईटीसी की तरफ से स्टार्ट किया गया था। चौपाल सागर भी है, ई चौपाल भी है। ई चौपाल एक ऑनलाइन तरीका है जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में काउंसलिंग दिया जाता है। हाँ, ई तरकारी is something where you are able to purchase the vegetables directly from the farmers, ठीक है। उसके अलावा आपका जो इमर्जिंग रूरल मार्केट भी है, और रूरल मार्केट में वही आईटीसी की तरफ से ई चौपाल सागर वगैरह ये सब, थोड़ा सा चौपाल सागर वगैरह इंक्रीज हुआ है। ई कॉमर्स सिस्टम बहुत बढ़ गया है, ई कॉमर्स सिस्टम इंक्रीज होने की वजह से आपका रिटेलिंग सेक्टर जो है वो फिजिकली भी प्रेजेंट है, ऑनलाइन भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये सारी रीजन है इवोल्यूशन ऑफ रिटेलिंग का। लेकिन कह सकते हैं भी नए ट्रेंड में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स। क्लियर हो गई बात। तो ये सारे रीजंस थे इवोल्यूशन ऑफ रिटेलिंग का। अब बहुत सारे चैलेंजेस है जो रिटेल सेक्टर इंडिया में फेस करते हैं। व्हाट आर दोस चैलेंजेस व्हिच इज फेस्ड बाय द रिटेलर्स इन इंडिया, ठीक है। अब इंडिया का जो रिटेल सेक्टर है, यहाँ रिटेल सेक्टर की बात करिए और रिटेल सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड की बात हो रही है, अनऑर्गेनाइज्ड की नहीं। अनऑर्गेनाइज्ड तो काफी सालों से हमारे यहाँ चला ही आ रहा है ना। अगर हम ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं आजकल के आपके ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर, ठीक है। दे वांट टू अचीव द पोटेंशियल, वो 100% ग्रोथ चाहते हैं लेकिन वो चीज वो नहीं कर पा रहे हैं। व्हाई, रीजन व्हाई, क्यों। बिहेवियरल पैटर्न जो इंडियन कंज्यूमर्स का है दैट इज वेरी डिफरेंट, दैट इज वेरी मच डायनेमिक। मतलब अभी अगर वो इस वाले ऑर्गेनाइज से खरीदेंगे तो तुरंत से वो अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर से कुछ खरीद लेंगे। सो द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द इंडियंस आर वेरी मच डायनेमिक, बहुत ज्यादा डायनेमिक है। उसके अलावा जो डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ चुका है इंडिया में, डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ चुका है लोगों का, लेकिन परचेजिंग पैटर्न जो है वो आज वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा है। ये सब लिखना नहीं है, ये सब बस बता रही हूँ, उसके अलावा पॉइंट्स बताऊंगी। उसके अलावा 2017 में आईटी सेक्टर में रिसेशन आ जाना, मतलब हमेशा रिसेशन, डिफ्लेशन, अभी डीमोनेटाइजेशन आ गया, तुरंत से रिटेल सेक्टर एकदम डाउन में चला गया था, है ना। कंज्यूमर्स का जो डिमांड है लग्जरियस आइटम का है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी कंज्यूमर्स है इंडिया में जो बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन और डायनेमिक इतना ज्यादा है हमारे इंडिया में कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर के लिए, ठीक है। ऊपर से आजकल लोग क्या है, प्राइस सेंसिटिव बन चुके हैं, यानी कि सस्ते में अच्छा बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए इनको, है ना। उसके अलावा दे वांट टू ईट शॉप, मतलब वो जाना चाहते हैं रेस्टोरेंट भी खाते हैं और फिर घर का खाना को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड के नाम पे। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन वाला क्रिएशन है कि लाइक व्हाट दे वांट, लाइक कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, ये चीज पता कर पाना बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अभी अगर हम देखें इसके कुछ पॉइंट्स है, क्या क्या रीजन है आपके मतलब ये रिटेल सेक्टर क्यों एडवर्सली इफेक्टेड है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो पहला रीजन लिखिए, global economic slowdown, global economic slowdown impacting consumer demand, global economic slowdown impacting consumer demand, impacting consumer demand, यानी कि ऑल द टाइम जो रिसेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस जो आता रहता है जिसकी वजह से कंज्यूमर का डिमांड हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अभी कोविड का टाइम आया तो इट लीड्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, इट्स लीड टू द पोवर्टी एज वेल, यानी कि पोवर्टी भी बहुत बढ़ गया है। 45 साल पहले जो सिचुएशन इंडिया का था ना पोवर्टी को लेकर के, अभी रिसेंटली वही सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम माइग्रेशन and because of the lack of job and because of the unemployment, we can say the situation was very much worse nowadays. So COVID leads to the financial crisis and the बोल सकते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को वर्स किया है। तो यही मतलब है इस पॉइंट का कि फाइनेंशियल क्राइसिस और जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, लॉकडाउन, ये सब जो हुआ, इट रिजल्टेड इन द जॉब लॉसेस अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जॉब की कमी हो गई,
जिसके वजह से कंज्यूमर का डिमांड वीकेंड हो गया, यानी कम हो गया। लोग अब लग्जरियस आइटम को खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। सो कंज्यूमर डिमांड रिड्यूस हो गया और रिसेशन आर रिकरिंग विथ द, मतलब रिसेशन इतना ज्यादा इफेक्ट करने लगा कि कंज्यूमर का जो डिमांड है वो डाइवर्स चेंज हो गया। जो इंसान लग्जरियस आइटम खरीदता था, जो इंसान घूमने जाता था, फिरने जाता था, लाइक नाउ दे आर बेसिकली वांट द बेसिक थिंग्स, राइट। सो ये एक पहला रीजन है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि रिसेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है तो कंज्यूमर की जो हैबिट्स हैं, डिमांड्स हैं, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब रिटेल इसको एनालाइज कैसे करे। रिटेल सेक्टर में अगर कोई एसी सेल कर रहा है तो बस एसी सेल कर रहा है, उस डिमांड को वो कैसे बढ़ा सकता है, लाइक डिस्काउंट्स दे सकता है, लेकिन स्टिल लग्जरियस आइटम में आएगा ना एसी। नेक्स्ट वन इज, लिखिए, consumption declines in advanced economies. Consumption declined in declines in the advanced economies. ठीक है, that is also related with the widespread financial crisis and the credit facilities या credit availability. ठीक है, अब जैसे कह सकते हैं कि कंजप्शन जो है वो डिक्लाइन हो गया है इकोनॉमी के एडवांस होने से। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे, बस इसका वही रीजन है, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेसिकली वही फर्स्ट ही पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए, कंपटीशन विद द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कंपटीशन विद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अभिषेक एंड विश्वजीत लिख रहे हो? कंपटीशन फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या विद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, सो कंपटीशन जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे स्टोर्स हैं जैसे मॉम एंड पॉप स्टोर, जनरल स्टोर, विच इज बेसिकली लोकेटेड इन द बेसिकली नियर बाय लोकेलिटी एंड हाउसेस, राइट। सो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जो बेसिकली ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी कि जहां पर छोटे मोटे जो दुकान वाले होते हैं उनकी बात हो रही है, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर हर एक गली मोहल्ले में अवेलेबल नहीं हो सकता है, राइट। वो हमेशा कहीं पर भी मार्केट प्लेस में होगा या हाई ट्रैफिक एरियाज में होगा, लेकिन छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए आज भी लोग डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट्स को प्रेफर नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने आसपास के स्टोर को प्रेफर करते हैं, खासकर नीड बेस्ड प्रोडक्ट, है ना। तो ऑर्गेनाइज रिटेल जो है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ। अच्छा, तुम लोग को मैं एक डेटा बता दूं कि आज भी हमारे इंडिया में 98% जो है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 2% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। वहीं यूएसए में इट्स अराउंड 85% जो है ऑर्गेनाइज है और 15% अनऑर्गेनाइज है। ये इसका रीजन बताए क्यों है, क्या है इसका रीजन? क्योंकि रूरल मार्केट में आज तक आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर पहुंच ही नहीं पाया है, और इंडिया में रूरल मार्केट का मतलब रूरल पीपल कितने हैं पता है तुम्हें? मोर देन 60%। 65% लोग आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, मंडी से, हाट से, जो रोड किनारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, सेल होते हैं, उनसे खरीदते हैं आज भी। समझ रहे हो बात? सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो इंडिया में अभी भी रिटेल जो सेक्टर है, यहाँ तो 94% दिया हुआ है, अभी फिलहाल हो सकता है चेंज हो गया वो डेटा। 94% ऑर्गेनाइज है, 6% अनऑर्गेनाइज है, 94, 6% ऑर्गेनाइज है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है, ये रुकावट है। कौन? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लगभग 13 मिलियन से ज्यादा किराना स्टोर है हमारे इंडिया में अवेलेबल, 13 मिलियन से ज्यादा। ठीक है, उसके अलावा ये पर्सनल और एक और भी बात है, ये पर्सनलाइज सर्विस भी आपको देते हैं। पर्सनलाइज सर्विस का मतलब है कि आपको उधार पे सामान दे देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी दे देंगे, घर पे पहुंचा देंगे लाकर, कॉल कर दो कि घर पे पहुंचा देंगे ला करके। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो आज भी हाईली डिमांडेड है इंडिया में कंपैरेटिवली टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। 13 मिलियन, समझ रहे हो किराना स्टोर कितना ज्यादा है, ऊपर से 96% ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 6% है सर ऑर्गेनाइज। समझ रहे हो? तो इसके लिए कहीं ना कहीं यही एक बहुत मेजर रीजन है, और रूरल एरियाज तक तो अभी तक ऑर्गेनाइज सेक्टर पहुंचा ही नहीं है। दिस इज द मेजर रीजन बिहाइंड द वन ऑफ द दैट इज वन ऑफ द चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर। उसके अलावा नेक्स्ट लिखिए, हाई रियल एस्टेट कॉस्ट। क्या हो गया? रियल एस्टेट, ESTAT। What is the meaning of high real estate cost? देखो, रिटेल सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर को ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? स्पेस। मतलब कि ऐसा बहुत ज्यादा स्पेशियस प्लेस चाहिए होगा, तभी तो आप उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर ओपन कर सकते हो, डिपार्टमेंट्स वाइज बना सकते हो।
जहां 5000 स्क्वायर मीटर भी अगर आपको स्पेस चाहिए तो सोचो कितना ज्यादा एरिया। अब ऐसे सिचुएशन में रियल एस्टेट का कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, शॉप्स का रेट बहुत ज्यादा हाई है अगर बड़े एरिया में आप ओपन करते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है इंडिया में, और ऊपर से ओवर पॉपुलेशन है यहाँ पे, स्पेस की ऑलरेडी बहुत दिक्कत है, लिमिटेड स्पेसेस अवेलेबल है और जो है भी वो बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ एग्जैक्टली, सो दिस इज द रीजन रियल एस्टेट प्राइस जो है वो इतना ज्यादा रिसेंटली बढ़ चुका है। इकोनॉमी स्लो डाउन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, लैंड का रेट, गोल्ड का रेट लगभग हाई हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में आप रेंट पे या लीज पर लेकर ओपन कर सको तो कर पाते हो, अदरवाइज अगर परचेज करना इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर द रिटेल सेक्टर। हाँ, लीज मतलब 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए आपको नहीं, इट्स नॉट लाइक अ परचेज। रियल एस्टेट कॉस्ट, हाई रियल एस्टेट कॉस्ट हो गया। उसके बाद फिर ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी हर्डल, एक तरीके का है, एक चैलेंज है रिटेल के लिए। उसके अलावा लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका कोल्ड चेन डेवलपमेंट, कोल्ड चेन का मतलब यहाँ वेयर हाउस है, कोल्ड चेन, कोल्ड वेयर हाउस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके रोड्स की प्रॉब्लम है, और खासकर रूरल एरियाज में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रोड्स का। तो ये कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर द रिटेलर, राइट। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड विद द कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज का मतलब जैसे सब्जी वब्जी वगैरह स्टोर करते हो ना, कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है, वेयर हाउस की प्रॉब्लम है, ठीक है, रोड की प्रॉब्लम है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। सो ऑल दीज कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर इन इंडिया। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई चेन इनएफिशिएंसी। सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली आपका प्रोडक्ट कितना डिमांडेड है और आपका प्रोडक्ट कैसे पहुंच रहा है स्टोर में। सप्लाई चेन का मतलब समझते हो ना क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। इसमें आपको मैंने 5 चीज करवाया था फिजिकल एविडेंस में। क्या क्या चीजें करवाई थी? मटेरियल हैंडलिंग, ऑपरेटिंग आपका, फिर ये था मटेरियल हैंडलिंग था, वेयर हाउस था, ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग एक प्रोसेस था, ऑर्डर प्रोसेसिंग था आपका, मटेरियल हैंडलिंग था, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। एक और कोई पॉइंट था इसमें, याद करो। आते हैं ये सारे पॉइंट्स। तो ये जो है ना, इस ये प्रॉपर नहीं होना, इनएफिशिएंट होना, डिमांड को फुलफिल ना कर पाना प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली डिमांड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना, प्रोडक्ट प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड कर पाना, प्रोडक्ट को स्टोर तक नहीं पहुंच पाना, रिटेल स्टोर खाली पड़ा है, स्टॉक नहीं है, या ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉक है। तो दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ या फिर चैलेंजेस ऑफ रिटेल, ठीक है। ओके, so in the next class we are going to understand that how we are going to see the how we are going to merchandise को किस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम रखेंगे प्रोडक्ट्स को, और कौन कौन से आइटम्स की जरूरत होती है मर्केंडाइज को अरेंज करने में। So we are going to complete this topic in the next No, ma'am. class.